Hello students, I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 23 of your grade 12th. तो स्टूडेंट चैप्टर 23 का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर की केमिस्ट्री क्या है। फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वाटर पोल्यूशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होती है उन प्रोसेस को हम देखेंगे। और स्टूडेंट आखिर में हम ग्रीन केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए स्टूडेंट, इन्वायरमेंट के चार मेन कंपोनेंट जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसमें सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो उसमें मेजर तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके अलावा अदर गैसेस भी पाई जाती हैं। सो ये एटमॉस्फेयर का जो इन एक एटमॉस्फेयर इन्वेलप ऑफ गैसेस का एक पार्ट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है अर्थ का वो आता है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे ओशंस और रिवर्स शामिल हैं। उसके बाद लिथोस्फीयर आता है जिसमें रॉक्स वगैरह आती हैं। और फाइनली बायोस्फीयर आता है, ये वो पार्ट होता है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर जो मैंने अभी आपको बताया सराउंडिंग ऑन अर्थ, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मेन कंपोजिशन है, उसके अलावा अदर गैसेस भी पाए जाते हैं। फिर अगर हम मजीद बात करें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, सो एटमॉस्फेयर को चार लेयर्स में मजीद डिवाइड किया जाता है जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर शामिल हैं। यहाँ पे एक और लेयर होती है एक्सोस्फेयर, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप आगे किसी क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर में सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फेयर का पता होना चाहिए कि एक ऐसा एरिया जो कि अर्थ के बिल्कुल क्लोज होगा, जहां पे हम रह रहे होते हैं, ये पार्ट अर्थ का ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ये 20 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, यानी ये इसकी जो हाइट है वो एक्चुअली 20 किलोमीटर तक अबव जाती है। और स्टूडेंट तमाम गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर की वो इसी रीजन में पाई जाती हैं। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ट्रोपोस्फेयर में कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसमें सबसे पहले स्मोक की हम बात करते हैं। स्मोक स्टूडेंट फॉग और स्मोक का मिक्सचर होता है। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके अलावा स्मोक की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मोक और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। याद रखिए स्टूडेंट, रिड्यूसिंग स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है और हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है उसमें ओजोन की जो कंटेंट्स हैं वो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं एसिड रेन की। सो एसिड रेन का डिस्कस हमने अपने प्रीवियस ग्रेड में भी किया। एसिड रेन जिसकी जो पीएच है वो 5.6 से कम हो या 5.6 के बराबर हो, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन स्टूडेंट उसकी क्या वजह है होने की, देखें एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रीज के जरिए कुछ गैसेस आ जाती हैं या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी कुछ गैसेस आ जाती हैं, जिसमें नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है, SO2, इसके अलावा NO2। तो ये इंडस्ट्री से निकलने वाली जो धुआं होता है या जो गैसेस होती हैं उससे ये एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। अब होता क्या है कि ये जो SO2 है ये कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 में। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगी जो एयर में ऑक्सीजन है, और ये कन्वर्ट हो जाएगी SO3 में। अब स्टूडेंट होता ये है कि जो बारिश जब होती है तो बारिश का जो पानी है यानी H2O वो इस SO3 गैस से टकराएगा। तो आप देखिए कि जब बारिश होगी यहाँ से, तो रास्ते में जो आपकी SO2 गैसेस है उससे ये टकराएगा। और क्योंकि SO2 तो एक्चुअली SO3 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो एक्चुअली वो SO3 से रिएक्शन शो करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 के अंदर। इसका जो रिएक्शन है कुछ ऐसे होगा कि जो रेन वाटर है H2O वो SO3 के साथ रिएक्शन शो करेगा और कन्वर्ट कर देगा H2SO4 के अंदर, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट जो NO2 है वो अपने आप को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सो ये जो चीज है, ये जो पानी है, ये आपका एसिड रेन कहलाएगा। अब इसके नुकसानात हैं, ये क्योंकि पीएच ये लो कर देगा, आपका जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनकी जो वाटर है उसकी पीएच को लो कर देगा, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है जिसमें फिशेस वगैरह शामिल हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट एसिड रेन और भी बहुत सारे नुकसान करती है। ये ट्रीज को, फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको ये रस्ट कर सकती है, उसमें जो पेंट है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो एसिड रेन के बहुत सारे नुकसान हैं, वो हमने मेन लेक्चर्स में भी कवर किए हुए हैं और प्रीवियस ग्रेड में भी इनको देखा हुआ है। बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की।
जो कि ट्रोपोस्फेयर का ही पार्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टूडेंट ये होता है कि जब आपने गाड़ियों का धुआं जैसे होता है उसमें गैस निकलती है जिसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये एटमॉस्फेयर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट मीथेन गैस जो कि पैडी फील्ड जहाँ पे चावल वगैरह की काश्त होती है वहां से मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये जो गैसेज हैं जिसमें वाटर वेपर्स भी शामिल हैं, ये गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब इनको ग्रीन हाउस गैसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन गैसेस के पास एबिलिटी है कि वो थर्मल रेडिएशन जिसमें हीट होती है उनको ये एब्जॉर्ब कर सके। अब होना तो ये चाहिए कि सूरज की छुआएं आती हैं, जमीन पे टकराती हैं तो उनको वापस चले जाना चाहिए एटमॉस्फेयर में, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वापस नहीं जाती। सूरज की छुआएं जब आती हैं तो वो जमीन पे जब टकराएंगी तो पहले तो ये होता है कि उनको वापस चला जाना चाहिए जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट होता ये है कि एटमॉस्फेयर में यहाँ पे कुछ गैसेस मौजूद हैं जो कि जिसको मैंने नाम दिया ग्रीन हाउस गैसेस का। वो इन थर्मल रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ये जो सारा इफेक्ट है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और वो जो गैसेस हैं उन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो आपका इफेक्ट होता है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज है और उसकी जो एक्चुअली इफेक्ट हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है जो सन के पास थर्मल रेडिएशन थी वो एब्जॉर्ब हो गई और जब एब्जॉर्ब होगी तो अर्थ का टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर को देखते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में स्टूडेंट जो आपका एक्सटेंशन है वो 20 के बाद आता है, यानी 0 से 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर का रीजन है, उसके बाद 20 से 40 किलोमीटर तक का जो रीजन है वो स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन है। यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट कि ओजोन लेयर इसी रीजन में पाई जाती है और ओजोन लेयर की प्रोडक्शन कैसे होती है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एक्चुअली सन की रेस से लाइट एब्जॉर्ब करती हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है ओजोन के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि फ्लोरोक्लोरोकार्बन का रोल क्या है। देखिए स्टूडेंट, फ्लोरोक्लोरोकार्बन वो केमिकल है जो कि ओजोन लेयर को ब्रेक कर सकता है। इसका रिएक्शन हमने प्रीवियस ग्रेड में भी देखा, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आता है क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्ट कर जाता है ओजोन के साथ और आपको प्रोड्यूस करता है क्लोरीन ऑक्साइड ClO और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद स्टूडेंट क्लोरीन जो ऑक्साइड है ClO ये दोबारा ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ये क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसका मैकेनिज्म भी हमने मेन लेक्चर में कवर किया हुआ है और आपकी बुक में डायरेक्ट रिएक्शन भी बताया हुआ है, तो मैंने दोनों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब स्टूडेंट आपने मेन चीज ये ध्यान में रखनी है कि ओजोन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर। फर्दर स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं और वाटर पोल्यूशन और वाटर की ट्रीटमेंट की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, वाटर की जो पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स हैं उसकी टाइप्स होती हैं। उसमें ऑयल स्पिलेज की वजह से पोल्यूशन हो सकती है। ऑयल स्पिलेज मतलब कहीं पर ऑयल की स्पिलेज हो जाना, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है तो उसमें से पेट्रोल लीक हो सकता है और वो समंदर में आ सकता है। सो ऑयल स्पिलेज की वजह से आपके जो वाटर है वो आपका हैजर्डस भी हो सकता है और उसमें पोल्यूटेंट का काम करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो वाटर पोल्यूटेंट की टाइप है वो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाता है, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है वो उसको हम जिसको हम एफ्लुएंट्स भी कहते हैं। सो वो आपका पानी में जब चला जाता है तो ये भी आपका एक्चुअली वाटर पोल्यूटेंट का काम करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ स्टॉक वेस्ट, जो घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है वो उसको तो हम डंप तो कर देते हैं लेकिन बाज औकात वो रिवर्स और कैनाल्स में भी उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो वो भी आपका वाटर पोल्यूटेंट का काम करता है। और फाइनली स्टूडेंट लेदर टू एनरीज का हम खास जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रोमियम के सॉल्ट होते हैं। क्रोमियम के सॉल्ट जो हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, सो उनकी ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आइए स्टूडेंट, अब हम ये जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट कैसे होती है उसको थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने सॉलिड्स रिमूव करने होते हैं। सॉलिड जो हम रिमूव करते हैं स्टूडेंट, याद रखें वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से सॉलिड्स को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर ऑयल एंड ग्रीस आपके वाटर में शामिल है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को स्किमिंग प्रोसेस कहते हैं जिनके थ्रू ऑयल एंड ग्रीस रिमूव हो जाता है। फिर सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स को स्टूडेंट हम रिमूव करते हैं। सॉफ्ट ऑर्गेनिक याद रखें कि जो आपके प्लांट और एनिमल सोर्स हैं उससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं उनको हम सॉफ्ट ऑर्गेनिक कहते हैं, तो उनको भी हमें रिमूव करना होता है। उसके अलावा हमें हार्ड ऑर्गेनिक्स को भी रिमूव करना होता है। उसकी भी ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हैं जिसमें एड्जॉर्प्शन है, जिसमें नाइट्रिफिकेशन है, जिसमें डिस्टिलेशन है। तो ये जो आपके हार्ड ऑर्गेनिक्स हैं ये नॉर्मली इंडस्ट्रीज से आते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट एसिड्स और अल्कलीज को भी हमें रिमूव करना होता है। नॉर्मली हम इसको कंट्रोल कंडीशन में आपस में रिएक्ट करवा लेते हैं, जिसके थ्रू आपको पता है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सॉल्ट जब आपका बन जाता है, समटाइम्स हमको उसको भी ट्रीट करना होता है अगर वो हैजर्डस सॉल्ट हो। उसके अलावा स्टूडेंट फाइनली हम टॉक्सिक मटेरियल को भी रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हमें टॉक्सिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल क्रोमियम जो है, क्रोमियम जो लेदर इंटेंड्रीज से आ रहा है जिसके ऊपर +6 चार्ज है, उसको हम रिड्यूस करके +3 पे ले आते हैं। क्रोमियम +3 का सॉल्ट इतना हैजर्डस नहीं है जितना क्रोमियम +6 का सॉल्ट है, जो कि कैंसर कॉजिंग भी है। सो हमें इन टॉक्सिक मटेरियल को भी रिमूव करना होता है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। फाइनली अब हम बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री की। देखिए स्टूडेंट, ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसे प्रोसेस को यूज करती है या ऐसे प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हैं उसमें कि जिसके जरिए हम हैजर्डस जो सब्सटेंस हैं उनकी यूजेज को भी कम कर सकें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी कम कर सकें। सो ये ग्रीन प्रोसेस पे स्टूडेंट आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि हम ऐसे प्रोसेस को डिजाइन करें कि जिससे हमारा प्रोडक्ट जो बने वो भी हमारे लेस हैजर्डस हो, और जो टेक्निक से हम उनको बनाएं वो भी हमारे पास लेस हैजर्डस हो। तो स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है ग्रीन केमिस्ट्री का, ये तमाम इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अप्लाई होता है, जिसमें पेंट इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं और जिसमें अदर इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ग्रीन केमिस्ट्री का जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और मेन इसके जो पार्ट्स हैं, इसकी जो मजीद एक्सप्लेनेशन है वो मैंने tutorial.pk की वेबसाइट पे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, वहां पर आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk।